ये आईआईटी जैम टॉपर AIR 1 केमिस्ट्री 2021 प्रिंस सिटी की दूसरी पार्ट है। पहली पार्ट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डल चुकी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आई कार्ड में लिंक मिलेगी, आप उसको देख सकते हो। अब इस वीडियो पे क्लिक किया, इस वीडियो को आखिरी तक देखना, बिकॉज एक टॉपर की स्टडी है जिसको आप फॉलो करके नेक्स्ट टॉपर बनने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपर। यदि आप पहली वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक आपको मिल रही होगी, आप या तो ऊपर मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वाली वीडियो देखना, देन आफ्टर इसको फॉलो करना। एक एक डिटेल में हमने बात करी है। एंड वन मोर थिंग, हम मेंटरशिप रन कर रहे हैं जिसके अंदर आपको टॉपर ही गाइड कर रहे हैं, जिसको फॉलो करके पूरा एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट डे बाय डे एवरी सिंगल डे गाइडेंस मिल जाएगी, हर एक चीज़ कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म मिल रही है, फॉर्म फिल करो, हमसे बात करो, कॉन्टैक्ट करो, एवरीथिंग विल बी गाइड टिल एंड। जब तक कि आपकी काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक हम गाइड करने वाले हैं। बी द पार्ट ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम, लर्न फ्रॉम द टॉपर, बी द नेक्स्ट टॉपर। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के एंड में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में, कुछ ऐसी एक चीज़ जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, कैसे फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, लेकिन अब हम बात करने वाले कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाए। इनऑर्गेनिक केस में क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती है, लाइक कि कई सारे रिएक्शन होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं, कई सारे फैक्ट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, तो भूलने लग जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या अप्रोच होनी चाहिए कि, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मुझे ज़्यादा लंबा रख के याद रहे, और आपने उसको कैसे पढ़ा था। और इनऑर्गेनिक की जो मटेरियल है ना, वो बहुत कम अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, कि जो मटेरियल की बात करें तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, ऐसा भी नहीं है। कुछ मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो उसको कैसे पढ़ा जाए, उसको कैसे याद रखा जाए। सर, इनऑर्गेनिक का तो मटेरियल जो है ना वो काफ़ी अनसर्टेन होता है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है उसकी। चाहे आप अपना पी ब्लॉक देखो, अब 2020 के अंदर जो था वो कोऑर्डिनेशन से ना वो आ गया था, ऑर्गन डायग्राम का आ गया था क्वेश्चन। तो जैम वाले वो स्टडी नहीं करते ऑर्गन डायग्राम, तो कोई सर्टेन नहीं है उसका भी सिलेबस। तो पर आपको फिर भी एक ना लिमिट रखनी पड़ती है कि हमें ना कितना पढ़ना है इनऑर्गेनिक में। तो जो कंसेप्चुअल है टॉपिक वो आपको पहले स्टार्ट ना कर देने चाहिए, ताकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए एंड तक। और जो रट्टाफिकेशन वाले टॉपिक है वो लास्ट में ना स्टडी करने चाहिए, और रिवीजन भी साथ साथ उसकी होनी चाहिए, ताकि एकदम फिट हो जाए वो माइंड में जो पूरा मैटर है उसका। जैसे बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर रट्टे वाला है, और पी ब्लॉक एस ब्लॉक। कंसेप्चुअल जो है वो कोऑर्डिनेशन और OMC है। तो ये काफी जो ये 4 चैप्टर है, यही पूरी ना इनऑर्गेनिक कह सकते हैं इन्हें। बाकी केमिकल बॉन्डिंग जो है इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग इजी है थोड़ी, कुछ इतना टफ नहीं आता है केमिकल बॉन्डिंग में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हो जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। पर पी ब्लॉक का कोई अंत नहीं होता। अब मैं अपने टाइम में हाउसक्राफ्ट पूरी गया था पढ़ के, कैथरीन हाउसक्राफ्ट 2020 में से। उसमें से काफी क्वेश्चन आए थे, 8 क्वेश्चन आए थे उसमें से, सिर्फ एक कैथरीन हाउसक्राफ्ट में से। तो मैं पूरी ना गया था पढ़ के, पूरी इन द सेंस मैं पूरा पी ब्लॉक गया था पढ़ के, ऐसे पूरी बुक नहीं पढ़ के गया था, पूरा पी ब्लॉक गया था मैं पढ़ के। और 2021 में उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो काफी अनसर्टेन है इनऑर्गेनिक तो। पर आपको ना लिमिट सेट ना ही करनी होती है अपने टाइम बाउंडेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे पास टाइम काफी था, तो मैंने ना कैथरीन हाउसक्राफ्ट पढ़ी थी, पर मैंने अपने किसी फ्रेंड को नहीं किया सजेस्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा चीज थी। मेरे पास टाइम था तो मैंने वो किया, क्योंकि मैंने बहुत पहले स्टार्ट किया था जैम की प्रिपरेशन करना। अच्छा प्रिंस, आप एग्जैक्टली कभी स्टार्ट किए थे जैम की प्रिपरेशन, कब से पढ़ना शुरू किए थे? मैंने 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट किया। तकरीबन 18 months प्रायर टू जैम। अच्छा प्रिंस, अभी जो इनऑर्गेनिक के केस में बुक्स होती है ना, बहुत लाइक कि बहुत परफेक्ट वे में नहीं मिल पाती थी। कुछ बुक आप रिकमेंड करना चाहते हो तो जैम के केस में इनऑर्गेनिक के लिए कुछ बुक रिकमेंड कर दो। तो सर, इनऑर्गेनिक की भी बहुत सारी अच्छी स्टार्टिंग अगर आपको करनी है कोऑर्डिनेशन की, तो अजय कुमार बहुत अच्छी बुक है, अजय कुमार। और OMC अगर आपको पढ़नी है तो OMC तो मैं कहूँगा कि YouTube में से ही देखें, क्योंकि वो बहुत वास्ट है OMC भी।
और बुक में से समझनी भी बहुत मुश्किल है। या तो आप ना अपनी कोचिंग पे फॉलो करें या फिर आप ना यूट्यूब को फॉलो करें। लास्ट ऑप्शन होएगा किसी बुक को फॉलो करना, क्योंकि बुक बहुत वास्ट है। अभी फ्रेंड जो ये पी ब्लॉक होती है ना, पी ब्लॉक को पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम जाती है, या फिर जो याद करने वाली है उसको कैसे आप पढ़ते हो और कैसे पढ़ना चाहिए? और पी ब्लॉक भी ना दो टाइप का होता है। एक तो होता है जेई वाला और एक होता है जैम वाला। जैम वाला कंसेप्चुअल है थोड़ा वापिस से, और जेई वाला पूरा रट्टाफिकेशन वाला है, रिएक्शन बेस्ड होता है। तो जेडीली जो है वो थोड़ी इंक्लाइन है जेई की तरफ, और जो जैम की इनऑर्गेनिक है वो इंक्लाइन है थोड़ी हाउसक्राफ्ट की तरफ, कैथरीन हाउसक्राफ्ट। और कैथरीन हाउसक्राफ्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग एक वो था कंसेप्ट कि कटायन भी होते हैं पोलराइज्ड, कटायन का भी पोलराइजेशन होता है। ये सबसे अच्छा मेरे को लगा कंसेप्ट कैथरीन हाउसक्राफ्ट का। मेरे को लग रहा था कि इस साल आ सकता है ये, पर अनलकीली एक भी क्वेश्चन नहीं आया हाउसक्राफ्ट में से। तो जो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाउसक्राफ्ट जो है ना वो रिएक्शन पे उतना ध्यान नहीं देती, वो ध्यान देती है कि स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है, एक एटम का एक स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसमें ब्रिजिंग लिगेंड कितने हैं, ठीक है। और ऐसे ही जो मैंने अभी बताया एक कंसेप्ट कि कटायन का भी होता है। कटायन के फिर कटायन फर्दर 3 टाइप में होते हैं। कटायन ही स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरे, जो कंपाउंड होते हैं वो 3 टाइप में होते हैं। एक तो होता है लीनियर, एक होता है क्वासी लीनियर, और तीसरा होता है बेंड। ये मेरे को याद है अभी तक। और ये मेनली जो होते हैं ये होते हैं ग्रुप 2 के। ग्रुप 2 के जो होते हैं कंपाउंड सॉल्ट टाइप, जैसे BaCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, मतलब जो एल्कली मेटल्स का हलाइड्स के साथ जो कंपाउंड होते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स के। वैसे तो आइडियली तो उनको कोई शेप में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो लीनियर में ही होना चाहिए उनको, पर इसमें भी जो हलाइड होता है वो कटायन का पोलराइजेशन कर देता है, मतलब कटायन भी पोलराइजेबल होते हैं। सही है, तो किसी कोचिंग में भी नहीं होएगा। मेरे को कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी। कैथरीन हाउसक्राफ्ट सर बहुत अच्छी बुक है। अगर किसी के पास टाइम है, किसी ने काफी पहले स्टार्ट किया है, किसी के ऊपर टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो मैं तो उसको कहूंगा कि आपको पढ़नी चाहिए कैथरीन हाउसक्राफ्ट का पी ब्लॉक। प्रिंस, अभी जैसे कि हमने बात कर ली कि कैसे फिजिकल पढ़नी चाहिए, कैसे इनऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए, कैसे ऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए, बुक फॉलो करनी चाहिए, एवरीथिंग हर एक चीज़ हमने डिटेल में बात करी। अब जैसे एक और भी पॉइंट आती है कि हम इतना पढ़ तो रहे हैं, हमें रिटेन भी रखना होता है। एक बात मैं बताता हूँ, जैसे होता ही है ना कि कई बार को हम पढ़ते जाते पढ़ तो रहे हैं, क्वेश्चंस भी कई बार को कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बाद में हम रिवाइज कर लेंगे, बट बेसिकली मैं रिवीजन के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये वाली प्रॉब्लम जाती है, और आप में से कई सारे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे पूछेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि किस तरीके से रिवाइज करें। जो पढ़ा तो मैं भूल गया हूँ, अरे अभी देख रहा हूँ पूरा नया सा लगने लग रहा है, और कैसे होएगा 2 मंथ के अंदर, कैसे रिवीजन होगा 1 महीने में, कैसे रिवीजन होगा। जब वो आखिरी टाइम आती है ना, जब एग्जाम आपके क्लोज आते हैं, तो उसमें आपको क्या लगने लग जाता है कि यार मैंने एक मिस्टेक कर दी, रिवाइज नहीं करा, ये लगता है आपको। तो आपके अकॉर्डिंग रिवीजन किस तरीके से करनी चाहिए? क्या पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन करना चाहिए, या साथ में हमें रिवीजन करना चाहिए? एंड वन मोर थिंग कि किस तरीके से हमें टेस्ट वगैरह को देना चाहिए, कैसे टेस्ट देना चाहिए, वो वाली चीज़ कब देनी चाहिए, मतलब जो टेस्ट पेपर होते हैं प्रैक्टिस करना, वो वाली कब चीज़ देनी चाहिए। और एक मैं एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंस, आपके केस में वो बोलता हूँ जो मैं शायद कोई बार पहले भी बोल चुका हूँ, ये चीज़ कि जिस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर रहे हो ना, लिटरली मतलब पावरफुल नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ है। इतना इन डेप्थ इन डिटेल जाके सोच पाना, फिर उसको प्रेजेंट कर पाना, लिटरली नेक्स्ट लेवल है, और टॉपर वाली ही क्वालिटी है। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हो, आपको वैल्यू मिल रही है ना, आई वुड रिकमेंड यू प्लीज लाइक दिस वीडियो, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लो। रिवीजन के बारे में आप बताओ प्लीज। रिवीजन तो सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन से आपके जो ना होते हैं कंसेप्ट वो टिप्स पे होते हैं। तो अगर आपको अच्छा रैंक लेके आना है तो जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करते रहोगे उतना इम्प्रूव आपका रैंक होता रहेगा। विद टेस्ट देने भी ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथ साथ में। तो मैं तो जो मेरे लिए चीज़ काम करी थी, या बाय चांस मैंने तो सबसे
पहले अपना ना सिलेबस जो था वो किया था कंप्लीट, फिर मैंने रिवीजन शुरू की थी टेस्ट के साथ। तो सबसे पहले तो ना सिलेबस पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो जैम का जो एग्ज़ाम है वो ब्रॉड ज़्यादा है, डेप्थ उसमें कम है पर ब्रॉडनेस ज़्यादा है। मतलब उसमें सिलेबस काफ़ी होता है कवर केमिस्ट्री का। डेप्थ में वो हर एक टॉपिक में नहीं जाता, सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं डेप्थ जिनमें होती है। इसलिए गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है सिलेक्टेड टॉपिक आपका टाइम भी फिर उन्हीं में इन्वेस्ट होना चाहिए डीप जाने में। अगर आप हर एक टॉपिक के बीच में डीप जाते रहोगे तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होएगा। और रिवीजन मैं कहूँगा कि कम से कम रिवीजन 5 बारी तो होनी चाहिए, चार बारी तो होनी चाहिए मिनिमम रिवीजन। फर्स्ट टाइम आपकी होनी चाहिए सिलेबस पूरा कंप्लीट होने के बाद, जब आप तभी आपके ना शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं। शॉर्ट नोट्स का भी सर बहुत ज़्यादा है फैक्टर अच्छी रैंक में। शॉर्ट नोट्स का भी सर बहुत बहुत ज़्यादा फैक्टर है अच्छा रैंक लाने में। शॉर्ट नोट्स कैसे सबसे बनाने पहले चाहिए तो ना आपकी रिवीजन जो आपने बनाया सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही होनी चाहिए। जैसे जैसे आप रिवाइज पहले करते जा रहे हो वैसे वैसे आप शॉर्ट नोट्स भी साथ साथ बनाते जाओ। अब शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि मैंने ना 2 पेज में ही ना खत्म करने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि मैंने कंसेप्ट सारे कवर करने हैं, ठीक है। जो जिन एग्जाम्पल्स के साथ मैंने पढ़े थे कंसेप्ट वो मैं छोड़ सकता हूँ एग्जाम्पल मोस्टली, पर कंसेप्ट आपके नहीं छूटने चाहिए, वरना वो कंसेप्ट आपका एग्जाम में भी छूट जाएगा अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स में कंसेप्ट छोड़ दिया। मैं अपने फ्रेंड से बात करता था कि मेरे तो यार शॉर्ट नोट्स ना 20 पेज के बन रहे हैं, तेरे कितने के बन रहे हैं? वो कह रहा था मेरे तो 2-3 पेज के ही हैं यार। तो फिर उसका रैंक भी फिर ना टॉप 100 में नहीं है, क्योंकि एक बार आपका हो गया सिलेबस पूरा, आप रिवीजन कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स ही देखोगे जो आपके लॉन्ग है, जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़े थे साथ साथ में, वो आपने आपको समझाने के लिए लिखे थे पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरे एग्जांपल्स के साथ। अब आप उसको बार बार नहीं पढ़ सकते, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होएगा। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ी थी वेद सर से ही, उन्होंने पूरी यूट्यूब पे पढ़ाई है केमिकल बॉन्डिंग है, तो स्टूडेंट को टेंशन लेने की है ही नहीं, जरूरत की कहाँ से पढ़ेगा। तो वो तो पूरी की पूरी है यूट्यूब पे। तो उसके इतने ज़्यादा नोट्स बन गए थे, 100 के ऊपर पेज थे उसके। अगर जो मेरा केमिकल बॉन्डिंग में ना टाइम सेव हुआ है वो मेरे शॉर्ट नोट्स के कारण ही हुआ। मेरे शॉर्ट नोट्स उसके भी ना 20 पेज के थे, रिएजेंट के मेरे शॉर्ट नोट्स 20 पेज के थे, नेम रिएक्शन के भी मेरे 20 पेज के थे। पर जो मेरे एक्चुअल था, जो मेरे 20 पेज का मतलब था कि सिंगल जो शीट होती है, वैसे सिंगल शीट 20, मतलब टोटल आगे पीछे 40। तो उतने लंबे थे मेरे शॉर्ट नोट्स, पर मैंने कोई वो नहीं छोड़ा बीच में कंसेप्ट। तो क्योंकि जो मेरे एक्चुअल नोट्स है ना वो तो मेरे 100 प्लस थे पेज, उसमें आगे पीछे 100 प्लस पेज थे, हाँ सारे मिला के जो मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए बनाए थे। तो उनको आप कैसे ना कंसाइज वे में सारे कंसेप्ट को ना कवर करते हुए शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, आपका सबसे ज्यादा जो एक्स फैक्टर है ना वही है आपके शॉर्ट नोट्स। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो लाइक बोलते हैं कि शॉर्ट नोट्स पढ़ाने में मेरा टाइम लग रहा होगा, मेरा टाइम जा रहा होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट कि 20-20 पेजेस के नोट बना रहे हैं, उस नोट्स भी ये पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों साइड में लिख करके उतनी एफर्ट देके कर रहे हैं, 5 टाइम्स रिवीजन कर रहे हैं। इट टुक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अब लाइक कि कई बार को होता है ना कि यार इतना टाइम लग रहा है, नहीं बनाते, नहीं करते, हिम्मत हार जाते लोग। एक पूरी जर्नी में ना बहुत बहुत एफर्ट जा रही होती है, एक टू लॉट ऑफ एफर्ट जो दे रहे होते हैं, जो आपने दिया फ्रेंड्स। लिटरली मतलब ये उसी का नतीजा है कि ये रैंक आ रखी है, राइट। और कई लोग यहीं छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। मैं बोलता हूँ जो जीतेगा वहीं, जो भागेगा नहीं, राइट। तो यदि आप लगे रहते हो, एफर्ट डाल रहे होते हो, तो एट लास्ट अब एक बढ़िया रैंक फोड़ते हो, एक अच्छी आईटी के अंदर जाते हो। तो पेशेंस की भी कमी, पेशेंस भी सर बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लास्ट तक अपना पेशेंस का कायम रखना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुछ बंदे होते हैं
मेरे एक सीनियर थे, तो वो अपना पेशेंस उन्होंने ना लूज कर दिया था। वो काफी लंबे टाइम से ना कर रहे थे प्रिपरेशन, वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही कर रहे थे, पर उन्होंने बहुत बहुत करी प्रिपरेशन, नेट गेट तक के लेवल की उन्होंने करी, पर लास्ट में जाके उन्होंने अपना पेशेंस लूज कर दिया, उन्होंने फिर पढ़ना छोड़ दिया। ये दिक्कत। ठीक है, तो उनका रैंक आया 150 प्लस। वही बात ना, पेशेंस लूज कर दिया। हमने सोचा था कि उनका रैंक 1 आएगा, उनका ही रैंक 1 आना चाहिए था अगर वो लास्ट तक कंटिन्यू रखते। उन्होंने भी मेरे को यही किया था सजेस्ट। मैं उनका एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि उनसे बाकियों को सीख मिले। अगर आपने अपना पेशेंस, मैंने रिवीजन की थी, मैंने लास्ट टाइम में रिवीजन की थी 3 टाइम्स की थी मैंने रिवीजन, दिसंबर से लेके जैन के पहले तक मैंने 3 टाइम्स की थी। उससे पहले मैंने 2 बारी और की थी, मतलब मैंने टोटल 5 बारी रिवीजन की थी। और मैं जैन की एक रात पहले तक ना पढ़ रहा था। जो वेग सर ने एक सेशन लिया था हमारा यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा था कि लास्ट दिन कुछ मत पढ़ो। मैं फिर भी लास्ट तक मैं ना पढ़ ही रहा था। मैंने ना अपना पेशेंस लूज नहीं किया, ना मैंने ना गिव अप किया। फ्रेंड, जैसा कि आप बता रहे हो कि आप शॉर्ट नोट्स बनाए, आप रिवीजन किए, आप पढ़े, गिव अप नहीं किए। एक और भी चीज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जैसा होता है ना कि लोग कई बार को गिव अप कर देते हैं। जैसा भैया वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि भैया मिस्टेक कर गए थे। और एक और भी चीज़ मैं बताता हूँ कि जब आप ना शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हैं ना, तो उस समय आप पढ़ भी रहे होते हो। ऐसा नहीं कि केवल लिख रहे हो, भाई आपका ब्रेन एक्टिवली रिकॉल कर रहा होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक्टिव होके पढ़ रहे हो, जिसको बोला जाता है एक्टिव लर्निंग। आप वो वाली चीज कर रहे हो। अलॉन्ग विद दैट आपका जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करता है। कि आप पहली बारी नोट्स बना लिए, अब पूरी बुक जाके फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं करनी है। डोंट डू दैट मिस्टेक, आपको नहीं करने की जरूरत है। आपने जो नोट्स बना रखे, आपने जो चीजें लिख रखी है, रिवाइज फ्रॉम देयर, आप ये वाली चीजें करो। मतलब रिवीजन करने में हेल्प हो रही होगी। और आपको ना जो चीजें इंपॉर्टेंट लग रही थी, अच्छा ये वाली चीज नहीं छूटनी चाहिए, ये वाली चीज नहीं छूटनी चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हो, अपना मॉडिफिकेशन करते हो, तो वो वाली चीज करनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स करने से आपकी ये वाली बेनिफिट हो रही होती है। एंड यस, रिवीजन करने में हेल्प करती है, ये वाली बेनिफिट होती है। आप बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हो कि किस तरीके से बनाना चाहिए, परफेक्ट वाला, परफेक्ट। आई लव्ड इट। सर शॉर्ट नोट्स के बाद भी आपने फर्स्ट टाइम रिवीजन करी, आपने शॉर्ट नोट्स सुनाई, ठीक है, आपने फिर सेकंड टाइम रिवीजन करी उसी में से, फिर आप थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हो। अगर आपका थर्ड टाइम रिवीजन करने का टाइम है, अगर आपका फोर्थ टाइम भी रिवीजन करने का टाइम है, तो आप अपने वेरी शॉर्ट नोट्स बनाओ उसमें फिर आप जो है ना इम्पोर्टेंट चीजें ना लिख सकते हो। वो भी आपके ना 5-6 पेज की जा सकते हैं, आगे पीछे 10 पेजेस। अब आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे शॉर्ट नोट्स शॉर्ट होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब मैं तो ये कहूंगा कि आपके इम्पोर्टेंट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होना चाहिए, नाम इसका वैसे तो चेंज होना चाहिए, काफी मिसलीडिंग है। हाँ, इम्पोर्टेंट नोट्स होना चाहिए नाम इसका। तो मैं भी व्यूअर्स यही कहूंगा कि आपने नोट्स को ना शॉर्ट नोट्स मत कहिए, वेरी इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट नोट्स कहिए उन्हें। यस, ये वाली बात ना प्रिंस आपने बहुत परफेक्ट वाली बताई कि आपने शॉर्ट को ना शॉर्ट कहना बंद कर दो, आप इंपॉर्टेंट नोट्स बोलो, क्योंकि आप ना वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, आप वाली चीजें लिख रहे हो। अब अच्छा ना, अगली चीज आपसे पूछता हूँ प्रिंस कि जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर होती है, मैं ये नहीं पूछने वाला हूँ कि लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। मैंने तो अप्रॉक्सीमेटली हर एक टॉपर से वाली चीज पूछ रखी कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए, क्या सोच करके, क्या माइंडसेट लेकर के, क्या लगाने का एग्जैक्ट तरीका होना चाहिए। सर ये भी ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझे कि आप उसमें से एक्सट्रैक्ट ना क्या करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर में से। प्रीवियस ईयर देने का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ देने का। आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, कोई चीज एक्सट्रैक्ट करनी है। अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, तो वो फिर से ना ये टाइम की आ जाती है बाउंडेशन। अगर आपके पास टाइम की बाउंडेशन कम है,
तो आपको ना प्रीवियस ईयर में से एक्सट्रैक्ट करना है कि आपको टॉपिक्स ना कौन कौन से कवर करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको सिर्फ उस पर ना ध्यान देना चाहिए कि आप ना टॉपिक देखें उसमें से। अगर आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे प्रीवियस ईयर में से और आपका सिलेबस पड़ा है पूरा अभी, तो उसका कोई मतलब नहीं है प्रीवियस ईयर सोल्व करने का। प्रीवियस ईयर सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका जो है, जो सबसे मैक्सिमम बेनिफिट जो एक्सट्रैक्ट आप ना ये कर सकते हैं उसमें से, वो ये है कि आपकी पूरी तैयारी होगी। आपने अभी तक कोई प्रीवियस ईयर नहीं देखे, ठीक है, आपने कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं देखे, आपने पूरी पहले अपनी ना तैयारी करी, आपके पास गाइडेंस थी कि आपको ना कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, और आपने उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा अच्छे से पूरे साल। अब लास्ट में जाके आप ना सबसे बेस्ट जो आप ना ये कर सकते हो प्रीवियस ईयर में से, वो ये कर सकते हो कि आप ना ऐसे प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे हैं जैसे आप खुद जैम में बैठे हैं। एक चीज जो इसमें है कि प्रीवियस ईयर के जो कंसेप्ट है वो आपने पढ़ रखे हैं खुद से पहले ही, क्योंकि जैम में क्या होता है, एडवांस का मैं आपको बताता हूँ सिस्टम। जो अच्छा टीचर होता है ना, वो क्वेश्चन पहले कराता है, फिर वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जैम के जो होते हैं टीचर, वो प्रीवियस ईयर देख देख के फिर टॉपिक कराते हैं। तो जैम के जो टीचर है वो पीछे चलते हैं एग्जाम से, एग्जाम उनके आगे चलता है। पर एडवांस के जो टीचर होते हैं ना, क्यों उनको बहुत ज्यादा हाई सैलरीज मिलती हैं, क्योंकि वो एग्जाम के आगे चलते हैं, एग्जाम उनके पीछे पीछे चलता है, ठीक है। तो एक रीजन ये है उनको काफी ज्यादा हाई सैलरीज मिलने का। जो क्वेश्चन वो कराते हैं स्टूडेंट, वो क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर एग्जाम में वो करते हैं वापस से। पर अगर आप अपने देखोगे जैम के पेपर, तो आपने वो क्वेश्चन पहले से ना किए हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो वाले क्वेश्चन वो उन्होंने उस टाइम में भी ना कराए होंगे बच्चों को। तो अगर आपने वो वाले कंसेप्ट पढ़े हैं, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके टॉपर से भी ज्यादा नंबर आ रहे हैं इसमें, तो वो फेक है। टॉपर ने वो वाले टॉपिक नहीं पढ़े थे, वो वाले जो क्वेश्चन है जो काफी हाई लेवल के थे, वो उस टॉपर ने नहीं किए थे, इसलिए उसके नंबर कम है। आपने वो पहले से पढ़ रखे हैं। तो मैंने क्या किया था, जो टॉपिक मेरे को लग रहा था कि ये मैंने इस साल किया है, जब टॉपर ने वो वाला पेपर दिया होगा तो उसने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया होगा, तो मैं उसे नंबर ही बिल्कुल ना काट देता था। मैं वो नंबर कट करके अपना जो स्कोर था ना प्रीवियस ईयर का, वो कंसीडर करता था। पेपर तो मैं वैसे देता था जैसे जैम में अपन को देना चाहिए, 3 घंटे बैठ के एक ही सिटिंग में। सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट उसी का ही है। फिर दूसरा मैक्सिमम, फिर उसके बाद जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि आप ये देखें कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे जो कंसेप्ट आपने नहीं पढ़े, या आपको लग रहा है कि उस टाइम अगर आप देते तो वो वाला कंसेप्ट आपने ना नहीं किया होता, तो फिर आपके ना कितने नंबर आते हैं उस पेपर में, टॉपर से कम आ रहे हैं या टॉपर से ना ज्यादा आ रहे हैं। अगर आप ये चीज कंसीडर नहीं करोगे कि टॉपर ने वो वाला क्वेश्चन उस टाइम नहीं किया होगा पहले से, तो ऑब्वियसली आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, आपका वो फेक अचीवमेंट है। तो आपको जो एनालाइज करना है, जो मेन चीज मैंने एनालाइज करी थी वो ये थी कि 50 क्वेश्चन जो होते हैं जैम में, वो काफी एवरेज से होते हैं, वो हर किसी से हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे बनते हैं 80 नंबर, 82 नंबर हो जाते हैं उसमें से। अब जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन जो हार्ड बचे हैं, वो आपको स्किप करने हैं। वो टॉपर ने भी स्किप किए थे, आप अभी वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं क्योंकि आपने वो वाले टॉपिक कर रखे हैं। अगर आप जैम में जाओगे तो आपके पास एक फॉल्स होएगा, मतलब फॉल्स होएगा वो कॉन्फिडेंस कि आपको सारे क्वेश्चन जैम में भी हो जाएंगे। तो मेरे अंदर वो ना फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे को पता था कि ना टॉपर कितने नंबर आए हैं, इसका मतलब मैक्सिमम जो अचीवेबल था वो इतने क्वेश्चन ही थे। अब जो मैंने हर एक उसमें नोटिस किया कि जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं वो हर एक टॉपर ने छोड़े हैं। उसने एवरेज क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए हैं और 5-6 क्वेश्चन उसने छोड़े हैं। आपसे वो 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि आप उसके बाद दे रहे हैं, वो आपने टॉपिक पहले से कर रखे हैं। अगर आप यही एटीट्यूड लेके जैम में जाओगे तो पूरा का पूरा चांस है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, क्योंकि आपको लगेगा मैंने प्रीवियस ईयर तो सारे सोल्व कर लिए, मेरे से जैम भी हो जाएगा।
पर एक्चुअली जो बात यह है कि आपने वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा जो इस साल आने वाला है, वो 5 क्वेश्चन का, वो आपके अगले साल जो अगला बैच है वो पढ़ने वाला है। तो ये चीज मैंने सीखी प्रीवियस ईयर से कि मेरे को कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितने छोड़ने हैं, और जब तक मेरे उतने क्वेश्चन ना छूट जाएं एग्जाम में, तब तक मेरे को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पेपर में। अभी प्रिंस जिस तरीके से आप बता रहे हो ना कि प्रीवियस ईयर पेपर का क्या मतलब है, और जो एडवांस वाले टीचर होते हैं उनको हाई पेमेंट क्यों करी जाती है, टीचर आगे चल रहे होते हैं अपने लाइक की क्वेश्चंस के आगे चल रहे होते हैं, जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं पेपर से आगे चल रहे होते हैं। ये वाली ऑब्जर्वेशन लिटरली मैंने आज तक नहीं लेते हुए किसी को देखा है, बिकॉज मैं भी ये ऑब्जर्वेशन मैं नहीं ले पाया हूँ, हो सकता है किसी और ने ले रखा हो, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्वेशन कभी नहीं ले रखी है। आप इस लेवल पे ऑब्जर्वेशन ले रखे, इट मींस कि लिटरली यही वाली तो एक टॉपर की क्वालिटी हो रही थी। थिंक अबाउट इट यार, अभी जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, सल्यूट है आपको भी। आप सोचो ना, इतनी कोर लर्निंग लेके गए हो, लाइक करते हैं यार, कोर लर्निंग लेके जा रहे हो, अप्लाई करो, पढ़ रहे होगे। जैसे ना टॉप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो कुछ 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो टफ होते हैं, वो सबसे नहीं मिलते हैं, और वो जो होता है ना कुछ क्वेश्चन नए जो देखने को मिलते हैं वही वाले होते हैं। और जो प्रेडिक्शन वाली बात होती है ना, इसको प्रेडिक्ट करके सॉल्व कराना, नॉट दैट इजी, और सबके बस की बात नहीं है। ये गजब का माइंडसेट है फ्रेंड्स, आई लाइक इट। अब जो प्रीवियस ईयर है, जो जस्ट पहले वाला साल है, अब जो मेरे को चीज अब पूरी उस पर यकीन है कि जो टॉपिक पिछले साल बहुत ज्यादा आया वो इस साल नहीं आएगा। कुछ आ सकते हैं टॉपिक, पर मैक्सिमम वो नहीं आएंगे। जो चीज पिछली बारी इजी थी वो इस बारी हार्ड आएगी। मतलब पैटर्न हमेशा रिवर्ट होता रहता है, कभी भी सेम पैटर्न का पेपर ना कैरी फॉरवर्ड नहीं करते एग्जाम वाले। तो जो YouTube पे ना प्रीवियस ईयर के करते हैं एनालिसिस सारे, वो फर्जी एनालिसिस होते हैं। किसी को नहीं पता कि इस साल क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकते हैं कि अभी तक कितने आए हैं। इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कोई गैस नहीं कर सकता, क्योंकि सारे पीछे चल रहे हैं एग्जाम से। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने बताया कि जो प्रीवियस ईयर वाले पेपर है ना, कि उस वाले पेपर से इन फ्यूचर क्या क्वेश्चन बनने वाला है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। रीजन बीइंग कि आपको ना माइंड में एंटर करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि यार क्या टॉपिक से जिसे क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। जैसे टॉपर की मार्क्स है, टॉपर कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे होते हैं, लिटरली हर टॉपर छोड़ रहा होता है, और एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको नहीं करना होता है। यदि आप उनको करने लग गए, इट मीन सिलेक्शन से बाहर हो रहे हैं, ऐसा होता है। जिस तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ में जैसे एनालिसिस किए हो कि यार अच्छा ये वाले क्वेश्चन ना, मतलब इतना माइन्यूट लेवल पे ऑब्जर्वेशन लेना, इतना तगड़ा वाला लेना, हर किसी के बस की बात नहीं होती कि यार इतना तगड़ा वाला ऑब्जर्वेशन ले रहे, लिटरली नहीं ले रहे। और जो आपकी जर्नी रही है गजब वाली है। और एक चीज़ मैं और भी पूछता हूँ, लाइक कि क्या ड्राइविंग फोर्स था, क्या मोटिवेशन का फैक्टर था, क्या चीज़ हमेशा आपको ड्राइव रखती थी, हमेशा मोटिवेटेड रखती थी, हमेशा पिंच करते रहते थे कि ये चीज़ करना है, फोड़ना है, ये वाली रैंक लेके आनी है। क्या आपके लिए मोटिवेशन वाली फैक्टर थी, और किसी पर्सन के लिए क्या मोटिवेशन वाली फैक्टर होनी चाहिए, क्या चीज़ करे कि हमेशा मोटिवेटेड रह पाए, हमेशा ड्रिवन रह पाए। कई सारे बच्चे मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं, मैसेज करके व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि भैया मैं मोटिवेटेड नहीं रह पा रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ रहा हूँ। अभी जो हम मेंटरशिप रन कर रहे हैं, इस वाले मेंटरशिप के अंदर कई सारे लोग पूछ रहे होते हैं। वैसे हम IIT जैम की भी रन कर रहे होंगे, वहाँ मतलब IIT जैम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की मेंटरशिप, मतलब वहाँ पे टॉपर से गाइड कर रहे हैं हम, ये भी मेंटरशिप रन करेंगे, नीचे फॉर्म मिल जाएगी, वो तो ठीक है। मतलब वो पूछते हैं कि कैसे मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं, क्या रीजन है, और आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे, क्या आपका स्ट्रॉन्ग वाई क्या था, क्या चूज करके आप मोटिवेटेड रख पा रहे थे। सर IIT का टैग नेम तो सर अपने आप में वाइब है, IIT की हुडी पहनना। सर ये मोटिवेशन सारों की ना सेम तो नहीं हो सकती, क्योंकि सारों की ना जर्नीज अलग है, इसलिए सारों की ना मोटिवेशन भी अलग ही होंगी। पर जो कॉमन मोटिवेशन होती है वो तो यही होती है कि सर IIT का टैग हो, भीड़ से अलग होना, आप रिकॉग्नाइज होते हो हर जगह पे, कहीं पर भी आप ना अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप अगर आपका PhD का प्लान है तो फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले आपको ना रिकॉग्नाइज करते हैं,
एक तो आप IITian हो, दूसरा आपके पास IIT के खुद के प्रोफेसर की रिकमेंडेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह ही एक्सेप्ट होती है। तो अलग अलग सर हो सकते हैं मोटिवेशन, वो आपको ढूंढना है खुद को। सर मैं शेयर नहीं करना चाहता। सर अवॉइड तो ये करना चाहिए कि ना टाइम वेस्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं आपको करना, आपको टाइम अपना रिक्रिएशन में यूज़ करना है। जो थोड़ा थोड़ा टाइम आपको क्या करना है, निकालना है खुद के लिए भी। जो मैंने गलती की थी उसके लिए मेरे को ना खामियाजा भी ना भुगतना पड़ा था। मेरी तबीयत बीच में खराब हुई थी, काफ़ी खराब हुई थी 2-3 बार ही, क्योंकि मैं सारा दिन एक ही चीज़ ना ही करता रहता था। मेरा बस है ना दिन में एक ही था शेड्यूल, उठना है, खाना खाना है, फिर पढ़ना है, फिर सोना है, बस। आपको ऐसे नहीं करना, आपको खुद के लिए भी ना टाइम बचा के रखना है। इससे क्या होता है, एक तो आपका ना थोड़ा चेंज होता रहता है, चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में चेंज है तो ही आपका मन करता है फिर करने का। आपको थोड़ा थोड़ा टाइम बाहर भी स्पेंड करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, वेस्ट नहीं करना। आपको खुद के लिए यूज करना है उसको, खुद की बैटरी ना चार्ज रखने के लिए। और डीमोटिवेट बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना। अगर आपसे क्वेश्चन ना हो रहे हो तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना। लास्ट तक ना परफेक्ट सारे हो ही जाते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते रहते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं छोड़ते हैं। आपको टेस्ट देते रहना है, आपको टेस्ट से नहीं भागना। आप जितना टेस्ट से भागोगे फिर जैम आपको उतना ही भगाएगा आगे। क्योंकि टेस्ट देने से क्या होता है कि आपका ना माइंड वैसे सेट हो जाता है जैम के लिए। आपको फिर जैम कुछ नया सा नहीं लगता। जैसे मैंने काफी सारे टेस्ट दिए थे, मैंने काफी सारी प्रैक्टिस करी थी, तो कॉन्फिडेंस पहले ही रहता है जैम देने से पहले ही। डर नहीं होता फिर जैम देने से पहले, क्योंकि जो मेरा माइंडसेट था जैम देने से पहले, मतलब जैम के लिए मैं बैठा हूँ, कंप्यूटर में मेरा टेस्ट शुरू होने वाला है, तो मैं ये सोच रहा था कि 99% जो क्वेश्चन जो बच्चे होंगे वो भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो मैं कर सकता हूँ, और जो क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता वो बाकियों से भी नहीं हो सकते। तो खुद को दूसरों से नीचे नहीं रखना और दूसरों से ऊपर भी नहीं रखना, दूसरों के लेवल तक के रखना है। अगर आप दूसरे से ऊपर रखोगे खुद को तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, अगर आप नीचे रखोगे तो आप डिमोटिवेटेड हो। आपको दूसरों के लेवल पे रहना है, वो बाद में शो हो ही जाएगा आपको कौन कितने लेवल पे था। पर आपको ये जरूर ध्यान रखना है, जो प्रीवियस ईयर जो मैं कह रहा था वो एनालिसिस प्रीवियस ईयर का कोई मतलब नहीं होता। वैसे प्रीवियस ईयर का बस ये होता है कि आपको ना जैम के एग्जामिनर के माइंड में घुस के देखना है कि वो पेपर से क्या चाहता है, वो हमसे क्या चाहता है, हम कैसे पेपर सॉल्व करें। तो टॉपर के जो नंबर होते हैं हर साल एग्जाम में, मैंने जो चीज नोटिस की थी वो यही था कि टॉपर के उतने ही नंबर आए हैं जितने इजी क्वेश्चन प्लस 2 क्वेश्चन हार्ड। सारे टॉपर्स ने छोड़े ही हैं क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन सारों ने छोड़े और वो टॉपर आए हैं। इसका मतलब मैंने भी 5-6 क्वेश्चन छोड़ने हैं। जब तक मेरे 5-6 क्वेश्चन नहीं छूटते तब तक मेरे को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी पिछले जो जैम के पेपर थे वो इजी भी थे तो उन्होंने 5-6 छोड़े हैं। अब 2020 का काफी हार्ड था तो टॉपर ने ना 10 क्वेश्चन भी छोड़े हैं। 74 मार्क्स थे, 74, 75, 76 इतने ही थे, 74 थे शायद 2020 के टॉपर के। तो उसने इतने सारे क्वेश्चन छोड़ दिए फिर भी वो टॉपर है। इसका मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो पेपर के बीच में भी डिमोटिवेट नहीं होना, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको एक एक करके क्वेश्चन सोल्व करते रहना है पेपर में। ये सोचो क्वेश्चन नहीं हो रहा, ये सोचो कि बाकी 99% बच्चों से भी नहीं होएगा क्वेश्चन वो वाला, मेरे से नहीं हुआ तो बाकियों से भी नहीं होएगा।
आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर सोचो कि 99% बच्चों ने भी कर लिया होगा और आगे बढ़ जाओ बस। फ्रेंड, जिस तरीके से आप बता रहे हो कि जो टॉपर थे क्वेश्चन छोड़े थे, लाइक कि मैं क्या बोलता हूँ और कि एक्चुअलिटी क्या है कि आपको ना एग्जाम में हर एक क्वेश्चन करना भी नहीं होता, हर एक क्वेश्चन नहीं करना है। और आप खुद भी बता रहे हो कि टॉपर ने भी खुद क्वेश्चन छोड़ रखे थे और मैंने भी कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे थे, राइट, ये वाली चीज। एंड मैं एक और भी चीज आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ कि लाइक जब भी हम एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे होते, एग्जाम देने जा रहे होते और हमारे सामने न्यू क्वेश्चन आ रहे होते, पता लगा शुरुआत में ही टफ क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो एक वो सिट गए। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप ना किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किए थे, एग्जाम वाले सिचुएशन को, एग्जाम हॉल के अंदर कैसे अपने आप को दे, कैसे मैनेज करके रखना चाहिए एग्जाम हॉल में अपने आप को। सर, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मेरे से 100% हो जाएगा, सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैंने भी सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मेरे स्टार्टिंग, जैसे आपने बोला कि स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन हो सकता है आपने ना देखे हो, आपसे ना हो रहे हो तो आप डिमोटिवेट ना होइए। मेरे भी ऐसे ही थे पहले 4 क्वेश्चन। मेरे पहले 4 क्वेश्चन में से शायद मेरे पहले 2 ही सही थे। तो जो एक क्वेश्चन था वो भी मैंने बिल्कुल लास्ट में जाके सॉल्व किया था। मेरे को मैथ्स का नहीं आता था क्वेश्चन वाला, मैट्रिक्स वाला। तो जब मैं जैम दे रहा था, इसका मतलब मेरे पहले 4 में से मेरा एक ही क्वेश्चन हुआ था, मेरे 3 क्वेश्चन नहीं हुए थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं ये तब पहले से ना सोचता कि मेरे से क्वेश्चन नहीं होएगा तो 99% से भी नहीं होएगा, तो मैं पूरा का पूरा डिमोटिवेट हो जाता जैम में। तो यही है, आपकी जो साइकोलॉजी होती है ये बहुत मैटर करती है। स्पोर्ट्स में भी आपकी साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, और कोई भी चीज आप करते हो तो आपकी साइकोलॉजी ही बहुत मैटर करती है, सबसे ज्यादा मैटर यही करती है। प्रिंस, आपने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बहुत परफेक्टली आंसर करा, बहुत परफेक्टली आपने उनको बताया कि किस तरीके से चीजें करनी चाहिए, लाइक कि प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे देखना चाहिए, एग्जाम हाल में कैसे आपकी मेंटल टफनेस कैसे बना के रखनी चाहिए, यदि नहीं होते क्वेश्चन क्या करना चाहिए, एंड किस टॉपिक को कैसे करना चाहिए, एवरीथिंग वी टॉक अबाउट सो मेनी टॉपिक। आपका जो ना मेंटल एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करती है, आपका मेंटल एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव वाला होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट लेवल फोड़ रहे होगे। एक फाइनल मैसेज जो आप इनको देना चाहोगे, उससे पहले मैं एक चीज और से बोल देता हूँ, जो इन्वायरमेंट होती है ना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, तो आपको बहुत हेल्प कर रही होती है। यदि आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर पा रहे हो, डू दैट, क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट फॉर योरसेल्फ। यदि नहीं कर पा रहे हो तो मेंटरशिप रन कर रहे हैं, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प कर रहे होंगे। कोई फाइनल मैसेज जो आप इनको देना चाहेंगे, जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो आईटी जैम के एस्पायरेंट या कोई और एग्जाम वाले में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत कम रेयर चांसेज है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या चीजें उनको करनी चाहिए कि एक बढ़िया रैंक पड़े, फाइनल मैसेज उनके लिए क्या है? सर, लास्ट मैसेज तो ये देना चाहूँगा कि वही प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे किसी चीज़ में, आपका जो सक्सेस का कन्वर्जन रेशियो है वो उतना ज़्यादा ही होएगा। तो टाइम आपको बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, प्रैक्टिस आपको करते रहना है, टेस्ट आपको देने हैं, टेस्ट से नहीं भागना, और अपनी साइकोलॉजी को एकदम पॉजिटिव रखना है। जैम से पहले भी, पूरी जैम की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, और जैम के पेपर के टाइम। कांग्रेचुलेशन टू यू, बिकॉज आप इस वीडियो को टिल एंड देखे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्विट करके जा चुके हैं, मोर देन 90% एग्जैक्ट डाटा है। मैं अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स चेक करता हूँ, जहाँ पे ये डाटा पाया जाता है, मोर देन 90% के अंदर पेशेंस नहीं है। बात करिए प्रिंस सेठी ने भी पेशेंस के अंदर, ये पेशेंस लूज करते थे, भैया वाले एग्जाम्पल लिए थे, जो पेशेंस लूज करते हैं उनके अंडर 100 रैंक नहीं आ पाए, वो 150 के आसपास में चले गए, जस्ट बिकॉज ऑफ पेशेंस लूज। आप पेशेंस नहीं लूज किए हो, आप टॉपर की स्ट्रेटजी को आखिर तक देख पाए हो। एक और एक्शन ले सकते हो जहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहे होंगे, टॉपर आपको गाइड कर रहे होंगे पूरी जर्नी में। मैं शुरुआत में भी बात किया, तभी बात कर रहा हूँ, टेक दैट एक्शन। एंड वन मोर थिंग, आप आखिर तक देखो, मुझे पता चलना चाहिए। एंड जब आप अफर्मेट करते हो, चीज़ें कमिट करते हो अपने आप से, तब आप नेक्स्ट टॉपर बनने एंड चीज़ें अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जस्ट कमेंट बॉक्स में लिखो, आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपर, मैं टॉप करने वाला हूँ, या फिर अपनी एक्सपेक्टेड रैंक लिख सकते हो। जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और कोई क्वेरी तो आप लिख सकते हो। टिल देन मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय। एग्जाम फोड़ के आना है।